डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन हुआ है हमारे पास वर्टिब्रास का, तो सिनेरियो के अंदर यानी ऑप्शन में तो उन्होंने टीबी स्पॉन्डिलाइटिस दी हुई होगी, अगर वो नहीं दिया होगा तो पॉट्स डिजीज दिया होगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि जब वर्टिब्रा की जब भी होती है तो उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस अर्थराइटिस के मैं आपको 2-3 पॉइंट बताती हूँ। जो इन्फेक्शियस अर्थराइटिस होता है ना, उसमें जो मोस्ट कॉमन पूछते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, तो अडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है ना वो हमारे पास निसेरिया गोनोरिया होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे की वर्ड याद रखना कि जब भी यंग अडल्ट्स की बात आएगी ना, और आप देखोगे कि सेक्सुअली यंग अडल्ट्स के अंदर ये इन्फेक्शियस डिजीज ज़्यादा क्यों होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब अगर कभी सेक्सुअली एक्टिव का कोई सिनेरियो आ गया, यंग अडल्ट दिया हुआ और आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भूल गए हो, तो आप लोगों ने 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं, एक निसेरिया गोनोरिया और एक क्लेमीडिया। ये 2 ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यंग अडल्ट्स के अंदर इन्फेक्शन या SIT जो है वो STI सॉरी कॉज जो है वो करवा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं भूलना। एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का MCQ आता है कि इसमें ना हमारे पास वर्टिब्रास की ना फियन हो जाती है, फियन ऑफ वर्टिब्रास। अब इस फियन की वजह से ना हमारे पास जो एक्सरे के ऊपर हमें बैम्बो स्पाइन मिलती है। अब आपको सिनेरियो के अंदर ही ना वो या तो बैम्बो स्पाइन का हिंट देंगे, बैम्बो स्पाइन, या फिर हमें वो बताएंगे कि फियन हो गई वर्टिब्रास की, अब डायग्नोज करो, तो क्या होगा, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये हमारे पास सीरो नेगेटिव है तो इसमें हमारे पास HLA-B27 की एसोसिएशन होती है, ये अलग से MCQs आता है। एक इसका MCQs बैम्बो स्पाइन से रिलेटेड आता है और एक ये HLA-B27 की एसोसिएशन होती है जीन्स की, MCQs आता है। नेक्स्ट हमारे पास रीटर सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम ये एक तो ये यंग अडल्ट के अंदर होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और वही वाली बात कि यंग अडल्ट के अंदर तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करेगा, तो यहाँ पे क्लैमीडिया होता है। ये होगी हमारी 2 बातें रीटर सिंड्रोम से रिलेटेड। हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस की बात करें तो सोरियाटिक अर्थराइटिस में सॉसेज फिंगर्स एंड टोज मिलते हैं। बेसिकली इसमें ना वो जो सिल्वर हम लोगों ने एक स्किन में डिजीज पढ़ी थी सोरियासिस, जो सिल्वर स्केली स्किन, तो उसकी वजह से ना ये सोरियाटिक अर्थराइटिस हो जाता है। उसमें ना पेशेंट की जो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग दी होगी ना वो क्लबिंग ऑफ नेल्स दी होगी, तो आपने इसमें पेशेंट को ना नेल्स जरूर देखने होते हैं, क्लबिंग हुई भी होती है, तो क्लबिंग ऑफ नेल्स, इसको एनकोमाइकोसिस कहते हैं आई थिंक, क्लबिंग ऑफ नेल मिलेगी। और इसमें कहती है सोसेज फिंगर्स एंड टोज, तो आपने सोसेज फिंगर्स एंड टोज नहीं भूलना। हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं गाउट के। पहले वो पूछते हैं कि प्राइमरी कॉजेज क्या होती हैं गाउट की और सेकेंडरी कॉजेज होती हैं। तो जिसकी प्राइमरी कॉज होती है ना, इसकी जो इटियोलॉजी होती है ना वो बिल्कुल अननोन होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास गाउट हो जाता है। और उसकी जो हमारे पास सेकेंडरी कॉज क्या होती है कि इसमें ना सेल टर्नओवर ना ज़्यादा हो जाता है। अब सेल टर्नओवर ज़्यादा कैसे होती है, जब ज़्यादा सेल टूटेंगे तो ज़्यादा DNA क्रोमोसोम्स हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आएंगे, जब ज़्यादा ही चीज़ें आएंगी तो ज़्यादा यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगी, तो जब ज़्यादा यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगी तो ऐसी बात है बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, तो ये तो लिक्यूमियाज में हो जाता है, या माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, या रीनल इंसफिशिएंसी में, जब यूरिक एसिड एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा होता तो रीनल इंसफिशिएंसी में हमारे पास हो जाता है। अब गाउट में ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्राइमरी क्यों होगा, सेकेंडरी कॉज की होगी। अब गाउट के अंदर जो हमारे पास आता है वही होता है कि तो हमारे पास उन्होंने इन्वॉल्व किया होगा बिग टो को, ठीक है, देखिए फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट है बिग टो, पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, सिनेरियो में ये दिया होगा। और हमें ना नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलेंगे, नीडल शेप क्रिस्टल्स, ये होगी बात। तीसरी बात वो बताएंगे कि इसमें हमें नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट मिलती है, नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट। अच्छा, अब एक पॉजिटिव बायफ्रिंजमेंट होती है और एक नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट होती है। तो जो नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट होती है वो गाउट में मिलती है और जो पॉजिटिव बायफ्रिंजमेंट होती है वो हमें सूडो गाउट में मिलती है। तो सिनेरियो में कभी सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव दिया होता है और आपने यहीं से डिफरेंशिएट करके, और बाद बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आपने गलत नहीं करना। नेगेटिव गाउट में है, पॉजिटिव सूडो गाउट में। और जो पेन होता है ना वो एट नाइट होता है। जब ये 3 बातें दी होंगी ना तो आप लोगों ने एग्जैक्ट क्या करना है, आंख बंद करके गाउट लिख देना, मतलब आंखें खोल के, लेकिन आपने एतबार रखना है कि ये गाउट का ही सिनेरियो है। अच्छा, ये बात आ सकती है कि हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरेट लेवल जो है वो कितना हो तो गाउट है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो तो हम लोग इसका मेंशन करते हैं कि ये हाइपर यूरिसीमिया है, यानी प्लाज्मा यूरेट लेवल हमारे पास इतना हो। इसकी जो पैथोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, ये पैथोजेनेसिस है गाउट की आप लोगों को आनी चाहिए, ये MCQ में आती है। मैं आप लोग को स्केलेटल मसल के करा देती हूँ। अच्छा, इसमें ना 2 बातें होती हैं, 2 सिनेरियोज होते हैं, एक होता है मायस्थीनिया ग्रेविस का और एक लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम का। तो आपको ना लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम में और मायस्थीनिया ग्रेविस में ना डिफरेंस आना चाहिए। अब पहले हम लोग बात करते हैं लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम की। लैम्बार्ट ईटन में हमारे पास क्या होता है कि ना इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट। अब उन्होंने ना MCQs में दिया होगा कि पोस्ट साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल है, प्री साइनेप्टिक है, या तो कैल्शियम की जगह कोई और चैनल कर देंगे, सोडियम चैनल कर देंगे, पोटेशियम चैनल कर देंगे। तो आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि इसमें प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। और एक क्यों होता है, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा का जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है ना उसकी वजह से होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी कॉज क्या होती है, इट्स अकर्स ड्यू टू द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम,
ये हो गया। अब हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के ऊपर चलते हैं। अच्छा, पिछले कोई 10 साल से ना एक ही सवाल आ रहा है कि एक्स लिंक्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, किससे लिंक करती है एक्स लिंक्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये होती है हमारे पास डुकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको मैं बड़ा करके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये वाली डिस्ट्रॉफी जो है ना वो लाजमी तैयार करनी है। मेरे प्रॉफ में भी ये आई हुई थी, स्टैंड अप में भी आई हुई थी, क्रैश टेस्ट होता उसमें भी यही थी। तो डुकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एमसीक्यू आता है इसका कि एक्स लिंक्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अब इसके ना 2-3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आते हैं। एक ये क्यों होती है, ड्यू टू डिलीजन ऑफ डिस्ट्रोफिन। डिलीशन ऑफ डिस्ट्रोफिन की वजह से होती है। एक पॉइंट ये दिया हुआ होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका पॉइंट ये होता है कि इसमें ना काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी मिलती है। और मेरा जो प्रॉफ का सिनेरियो था उसमें उन्होंने काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी ही दी हुई थी। काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी होती है। नंबर 3, इसमें ना सीरम क्रिएटिनिन काइनेज ज़्यादा होता है। अगर वो लैब वो देंगे ना फाइंडिंग्स तो उसमें देखेंगे कि सी के ज़्यादा हुआ है। बट सी के क्रिएटिनिन काइनेज, आपको पता है मसल्स में क्रिएटिनिन काइनेज होता है, तो सीरम क्रिएटिनिन काइनेज ज़्यादा हुआ होगा। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस के साथ। नंबर 3 पॉइंट इज पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। अब कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को ऑप्शन, अगर एमसीक्यूज दें तो डिस्टल मसल वीकनेस भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हमारे पास डुकिन में ही होती है। इसके अलावा आप लोगों ने ना डुकिन के साथ ना वो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना वो भी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। लेकिन डुचिन जो ये, इसको डुचिन भी बोलते हैं, डुकिन भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बोलो। नेक्स्ट हम लोग का मूव करते हैं अपने रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया के ऊपर। अच्छा, अपने रिकेट्स में उन्होंने ना आप लोगों ने रिकेट्स में याद रखने हैं 5-6 पॉइंट। रिकेट्स में भी और ऑस्टियोमलेशिया में भी डिफरेंस कहाँ आता है मैं बताती हूँ। पहला उन्होंने दी हुई होंगी बोइंग ऑफ लेग्स। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट दिया हुआ होगा वो होगा पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटीज, पिजन चेस्ट। नंबर 3 पे उन्होंने दिया होगा फ्रंटल बोसिंग, यानी जो हमारी जो फ्रंटल बोन होती है ना वो एनलार्ज हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोसिंग। कंफ्यूज नहीं करना, फ्रंटल बोसिंग हमें हाइड्रोसेफलस में भी मिलती है लेकिन वो फ्रंटनाली बल्जिंग होती है। ये फ्रंटल बोसिंग की बात हो रही है। 4th पे हमें रैकेटिक रोजरी मिलेगी, रैकेटिक रोजरी, ये तो कीवर्ड है ना रिकेट्स का एंड ऑस्टियोमलेशिया का भी। अब रैकेटिक रोजरी क्या होती है, इसमें ऑस्टियो डेपोजिशन हो जाती है कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जॉइंट्स में। अच्छा, अब ये रिकेट्स हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, ये 4 पॉइंट दिए हुए होंगे। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, दूसरा ये ना विटामिन डी रिलेटेड होता है, ये भी याद रखना। अब ना ये 2 होते हैं, एक विटामिन डी डिपेंडेंट होते हैं, विटामिन डी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आगे की बात है, वो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी हमें बस ये बताओ कि विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड होते हैं ये। अब आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, एज डिफरेंस, एज। अगर तो वो कहेंगे ना कि बच्चा है, ये सारी चीज़ें दी होंगी और कहेंगे सिनेरियो में लिखा होगा कि चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो वो रिकेट्स हो जाएगा। अगर अडल्ट होगा तो वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इतनी सी बात है और इतने लोगों के एमसीक्यू करते हैं। पर्सनली एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, हमारे पास सिनेरियो था रिकेट्स का, चिल्ड्रन दिया हुआ तो उसने देखा नहीं कि चिल्ड्रन दिया हुआ और उसने ऑस्टियोमलेशिया लिख दिया। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि बच्चों का होगा तो रिकेट्स, बड़ों का होगा तो ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पेजेस डिजीज। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो पेजेस डिजीज है ये लेट अडल्टहुड में होती है, यानी आफ्टर 60s के बाद होती है ये। दूसरी बात, इसकी जो इटियोलॉजी होती है ना वो वायरल होती है। अब वायरल इटियोलॉजी में सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज होती है वो मीजल्स होती हैं। जब भी उन्होंने सिनेरियो में मीजल्स दिया हुआ होगा तो आप लोगों का पहला शक और शुबात जो है वो पेजेस डिजीज पे जाना चाहिए। साथ साथ ऑफकोर्स वो कोई और हिंट्स भी देंगे। सबसे बड़ा हिंट जो वो देते हैं तो वो मोज़ैक पैटर्न ऑफ लैमेलर बोन देंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या अपेयरेंस होगी ये कभी देते हैं और कभी नहीं देते, पूछ लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स बताओ पेजेस डिजीज के, तो आप लोगों ने लाइन अपेयरेंस सबसे ऊपर लिखना है क्योंकि उन्होंने यही चीज़ देखनी होती है। लाइन लाइक फेस हो जाता है, लाइन लिख दिया है मैंने, लाइन लाइक फेस हो जाता है। अच्छा, अब इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस में ना एक ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यूज में आता है ये बात कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो ऑस्टियोसार्कोमा के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। अब उन्होंने ना बहुत पेजेस डिजीज से रिलेटेड ना बहुत सारे ट्यूमर्स दिए हुए होंगे, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ ऑस्टियोसार्कोमा के जो चांसेस है ना पेजेस डिजीज से सिर्फ ऑस्टियोसार्कोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑस्टियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं अपने इसको। अच्छा, अब ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन दोनों डिजीज का ना आपको एक वर्ड आना चाहिए, एक वर्ड। अब मैं आपको ना यहीं से इसकी डिफरेंशिएटिंग कुछ पॉइंट बताती हूँ। पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस हम लोग बात करते हैं। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की जो जॉइंट स्टिफनेस होती है ना वो काम के साथ बढ़ जाती है। वो कहते हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो कहता है कि सुबह जब मैं उठा था ना तो मैं ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया तो मेरा दर्द बढ़ता गया और जैसे जैसे दिन गुजरा दर्द भी बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होगी ये कंप्लेन कि जॉइंट स्टिफनेस काम के साथ हो गई है ज़्यादा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या कंप्लेन होगी कि जो जॉइंट स्टिफनेस है ना वो काम के साथ हो गई है कम। क्या कंप्लेन करते हैं पेशेंट, ऐसे ही बोलता है कि जब मैं सुबह उठा था तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पट्ठों में, ये मेरे जॉइंट्स में, जोड़ों में अकड़ाव था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा वो दर्द कम, यानी वो अकड़ाव जो था वो कम होना शुरू हो गया।
अब एक है जो काम के साथ बढ़ रहा है और एक है जो काम के साथ कम हो रहा है। तो जो काम के साथ बढ़ रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जो काम के साथ कम हो रहा है वो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एक तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये होता है और एक होता है हमने मॉर्निंग स्टिफनेस चेक करनी होती है। अब मॉर्निंग स्टिफनेस दोनों में मैटर करती है। जो लेस देन 30 मिनट्स की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ना वो हमें मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और जो मोर देन 30 मिनट्स होती है ना यानी 1 आवर तक वो होती है हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब सिनेरियो को उन्होंने सिर्फ मॉर्निंग स्टिफनेस दी हुई होगी और कुछ भी नहीं दिया होगा, शायद वो जॉइंट स्टिफनेस की बात करते हैं। ये तो पेशेंट प्रेजेंट ऐसे कर रहा था ना, ये तो मैं आपको कंप्लेन बताई पेशेंट क्या कंप्लेन करता है। सिनेरियो में आएगी मॉर्निंग स्टिफनेस, अगर तो लेस देन 30 मिनट है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर मोर देन 30 मिनट है या 1 और भी है तो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम लोग बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें मिलते हैं हार्बेंडर्स एंड बूचर्स नॉट्स। अब जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हमें क्या मिलता है और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे क्या मिलता है, ये एमसीक्यूज आता है। जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है इसमें मिलते हैं हमें हार्बेंडर नोट्स, ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल है इसमें मिलता है हमें बूचार्ड्स नोट्स। तो आप लोग ये बीपी से याद रखना, अगर भूल जाओ जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, बी फॉर बूचार्ड नोट्स, पी फॉर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हमें मिलते हैं हार्बेंडर नोट्स और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे मिलता है हमें बूचार्ड्स नोट्स। अच्छा, एक और बात, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलते हैं, इसमें ना हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में ना माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ना हमें फ्लोटिंग कार्टिलेज फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। इसकी वजह से ना इन फ्लोटिंग की वजह से हमें जॉइंट माइस अपीयरेंस मिल रही होती है, जॉइंट माइस अपीयरेंस। तो ये भी जो उन्होंने वर्ड दिया होता है। अब जॉइंट माइस अपीयरेंस की मैंने आप लोगों को पीछे ही कहानी बता दी है कि माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से जो फ्लोटिंग कार्टिलेज फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जॉइंट माइस अपीयरेंस। हम लोग बात करते हैं अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो मैंने आपको बता दिया कि काम के साथ जॉइंट स्टिफनेस ठीक हो गई थी, मोर देन 30 मिनट्स थी। ये जो सबसे ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस वुमेन्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है, मेल्स के अंदर कॉमन नहीं है, होता है लेकिन मोस्ट कॉमन ये वुमेन्स के अंदर, यानी फीमेल्स के अंदर ही होता है। इसके पीआईपी जॉइंट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट पे हमें मिलती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये बात नहीं भूलनी आपने, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। और इसका जो डिप जॉइंट होता है ना, डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके डीआईपी पे क्या था, उसके डीआईपी पे था हार्बेंडर नोट्स, इसके डीआईपी पे कुछ भी नहीं, इसका डीआईपी नॉर्मल है। उसके पीआईपी पे हमें बुचार्ड्स नोट्स मिले थे, लेकिन इसके पीआईपी पे हमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है। अगर मुझसे पूछो कि मस्कुलोस्केलेटल में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज कहाँ से बनते हैं, किन टॉपिक से बनते हैं, किन टॉपिक्स को हमने फिंगर टिप से बनता है करना है, तो मैं आपको लिखवाती हूँ। आपने वो उनका एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से करना है। इविंग सार्कोमा करना है, दूसरा डुकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जेंट सेल ट्यूमर आना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को सारी बातें करवा भी दी हैं। जेंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोमालाइटिस, ठीक है, ऑस्टियोमालाइटिस अच्छे से आना चाहिए, पेजेस डिजीज आनी चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस आना चाहिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रिकेट्स। ये वाली डिजीज वो वाली डिजीज हैं जिनका आप लोगों ने एक एक वर्ड फिंगर टिप्स पे करना है। इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज यहीं से बनते हैं, बट येस ऑफ कोर्स एमसीक्यूज आर ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि वो कैसा पेपर बनाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को कोशिश की मैं सारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। स्टिल फिर भी किसी का क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।